Hello everyone, welcome back to Kavis Academy. In this video, I will discuss about DU Entrance Exam MSc Zoology 2019 paper solution. Okay, I know बहुत से स्टूडेंट ने मुझे बोला है कि मैम आप MSc जोलॉजी के ऊपर इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बना लें, तो उसकी वीडियो भी आपको जल्दी मिलेगी. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंपल टैग सीक्वेंस इज फॉल्स. ओके, तो यहाँ पे जो STS के बारे में कौन सा फॉल्स ऑप्शन है. जो ये सेकंड ऑप्शन है वो ये आपका इनकरेक्ट है. कैसे? द शॉर्ट रीजन ऑफ द DNA अबाउट 20 to 30 बेस पेयर लॉन्ग. तो यहाँ पे जो 20 to 30 नहीं होता है, 2 to 3 होता है. ओके, सो ये ऑप्शन हो गया आपका गलत. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज असेंशियल फॉर प्रॉपर कोगुलेशन. ओके, तो जो कोगुलेशंस को जो मेंटेन करता है, रेगुलेशन करता है प्रोसेस को, वो होता है हमारा रेगुलेशन करने के लिए तो विटामिन के असेंशियल होता है. ओके, सो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट. नाउ which of the following electrophoresis technique does use isoelectric focusing. okay, now तो ये जो आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग है ये यूज़ कहाँ आती है. ये यूज़ होती है 2D फेज़ के अंदर. अब बात आती है कि 2D फेज़ क्या होता है. तो ये इसके अंदर क्या होता है कि जो प्रोटीन होती है उसका एनालिसिस होता है. ओके, तो इसके अंदर हम दो चीज़ें यूज़ करते हैं. दैट इज़ फर्स्ट इज़ द आइसोइलेक्ट्रिक फोकसिंग एंड द सेकेंड इज़ द SDS पेज. ओके, नाउ तो जो आइसो इलेक्ट्रिक के अंदर क्या होता है कि इसको हम इलेक्ट्रो फोकसिंग भी बोलते हैं. तो इसके अंदर हम जो प्रोटीन का सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइसो इलेक्ट्रिकल पॉइंट के थ्रू. ओके, यहाँ पे प्रोटीन का सेपरेशन होता है. ठीक है, फिर सेकेंड होती है SDS वेज यूज़ करते हैं. तो SDS वो मॉलिकुलर वेट के अकॉर्डिंग करते हैं. तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये जो आइसो इलेक्ट्रिकल फोकसिंग यूज़ कर रहे हैं कौन सी टेक्निक के अंदर कर रहे हैं. सो ऑप्शन नंबर सेकेंड इज correct. okay, that is the 2D phase. okay, now which of the following is not a characteristic of a hormone. तो इसमें से कौन सा हार्मोन का कैरेक्टर नहीं है. तो आपको पता होगा कि हमारे बॉडी के अंदर 2 टाइप्स की ग्लैंड्स होती है. फर्स्ट इज द एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड सेकंड इज द एंडोक्राइन ग्लैंड. ओके, नाउ तो एंडोक्राइन होती है वो डक्टलेस होती है. ओके, जो एक्सोक्राइन होती है वो डक्ट होती है. एक्सोक्राइन ग्लैंड के अंदर आपकी लाइक स्लेवरी ग्लैंड, पैंक्रियाटिक ग्लैंड, ओके, लीवर ग्लैंड. यहाँ पे क्या हो रहा है, आपकी किसी इंजाइम्स का सिक्रेशन हो रहा है. ओके, वो पर्टिकुलर फंक्शन कर रही है. तो एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या होता है, जिसका जो सिक्रेशन होता है वो ब्लड के अंदर जाएगा. ओके, ब्लड के अंदर होता है. और सेकेंड चीज़ क्या होती है, इसके अंदर हार्मोन का सिक्रेशन होता है. तो हार्मोन्स का जो प्रोडक्शंस होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है. अब ऑप्शंस देखते हैं हार्मोन के रिलेटेड कौन कौन सा ऑप्शंस सही है. तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रखा है, द प्रोड्यूस एंड द सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड. तो ये पहला ऑप्शन ही आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वो आपका कहाँ से होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है. सो ऑप्शन नंबर 1 इज ये आपका सही हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं. सेकेंड ऑप्शन क्या दे रखा है, द फाउंड इन लो कंसंट्रेशन इन ब्लड. तो सही है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है. कैरिड इन दी ब्लड टू अ टारगेट टिश्यू. तो जो भी अब इंसुलिन है तो इंसुलिन की जहाँ पे डेफिशिएंसी होगी वहाँ जाएगा, है ना. इसका पर्टिकुलर टारगेट टिश्यू होता है. ओके, तो ये ऑप्शन भी सही है. फिर फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, द रिएक्ट विथ स्पेसिफिक रिसेप्टर. तो ये इनकी जो हार्मोन्स होते हैं पर्टिकुलर रिसेप्टर के ऊपर ही, उनके पर्टिकुलर रिसेप्टर ही होंगे. ओके, ऐसा नहीं है कि इंसुलिन है और किसी और रिसेप्टर पे जाके बाइंड हो गया. इसका हर एक हार्मोन्स के लिए और पर्टिकुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होता है. सो ऑप्शन नंबर कौन सा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द प्रोटीन हैव अ हाई सॉल्युबिलिटी. ओके, तो इसके अंदर कौन सा प्रोटीन ग्रुप हाई सॉल्युबिलिटी है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, दैट इज द ग्लोबुलर प्रोटीन. ओके, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बैलेंसिंग ऑर्गन. ये जो आपके नेम दे रखे ये आपको पता है सारे ईयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ओके, नाउ जो बैलेंसिंग ऑर्गन्स होता है उसको, जो वेस्टिबुलर ऑर्गन्स रीजन होता है उसको हम उस एरिया को हम वेस्टिबुलर सिस्टम होता है उसको हम बैलेंसिंग ऑर्गन भी बोलते हैं. ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम होता है ये हमारे इनर ईयर के अंदर प्रेजेंट होता है. ओके,
So option number second is correct. Now, which of the following is the not required while during PCR? तो PCR सबसे पहले बात आती है, ये जो क्वेश्चन है आपका टेक्निक के अंदर है. ओके, तो फर्स्ट थिंग आती है कि ये PCR होता है क्या. PCR इज द पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस. ओके, ये जो इसके अंदर क्या करते हैं, डीएनए की क्लोनिंग करते हैं. सपोज कर लो हमारे पास डीएनए की एक डीएनए प्रेजेंट है, उसकी मल्टीपल कॉपीज बनाने के लिए हम ये PCR यूज़ करते हैं. ओके, तो इसके अंदर क्या होता है आपको पता है, 3 प्रोसेस होता है. पहला प्रोसेस होगा दैट इज़ द डीनेचुरेशन, फिर होता है एनिलिंग, फिर होता है इलोंगेशन. ओके, डीनेचुरेशन में आप क्या करते हो, 94 डिग्री टेम्परेचर दोगे और डीएनए को डीनेचर करोगे. मीन्स ये जो डीएनए है पहले उसको ब्रेक, इसकी जो बॉन्डिंग से एच बॉन्डिंग उसको ब्रेक करोगे. इससे क्या होगा, ये जो डीएनए की 2 स्ट्रैंड में सेपरेट आउट हो जाएगा. ओके, नाउ तो इसके अंदर क्या क्या यूज़ आता है, तो इसके अंदर आपका पहला तो आएगा, ये सोल्यूशन कहाँ करेंगे, हम बफर के अंदर करेंगे. बफर के अंदर हम Mg2+ डालेंगे. ओके, एज अ को फैक्टर यूज़ आएगा, बिकॉज जो टैग डीएनए होता है, टैग डीएनए पॉलीमरेज होता है, उसकी एक्टिविटी को, एंजाइम की एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम बफर के अंदर मैग्नीशियम डालते हैं. ओके, तो बफर भी होगा, टैग पॉलीमरेज भी होगा. ओके, नाउ और जो टैग पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड का ऐड करेगा. तो न्यूक्लियोटाइड एडिशन के लिए जो न्यूक्लियोटाइड होता है दैट इज़ द डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. ओके, तो ये भी असेंशियल होगा. फिर जो ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है डी है ना, तो डी क्या होता है, डी ड्राईऑक्सी, तो ये तो कोई होगा नहीं, तो ये ऑप्शन आपका गलत है. ओके, so option number 1 is correct. Now, which of the following is the most appropriate physiological reasons of the restrictions endonucleus existence? Okay, तो इसके अंदर जो आपका ऑप्शन है दैट इज द ऑप्शन नंबर 4 is correct, to prevent the entry of foreign genetic material. Okay, now next is the which one of the following cell type is the least इफेक्टिव अगेंस्ट द एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरियल पैथोजेंस. तो आपको पता है जब भी बाहर से कोई बैक्टीरिया आता है तो सबसे पहले हमारी जो सेल्स होती है वो एक्टिव होगी और उसको इंगल्फ करेगी. तो जो मैक्रोफेज होता है वो तो करेगा, वो भी एक्टिव होगी, हाईली इफेक्टिव होगी. फिर जो आपकी हेल्पर टी सेल्स होगी वो एक्टिव होगी. तो टी सेल एक्टिव होगी, टी सेल्स में 2 का सिक्रेशन होगा, हेल्पर टी सेल्स और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स. जो हेल्पर टी सेल्स होगी वो एक्टिव करेगी आपकी बी सेल को. ओके, फिर जब बी सेल एक्टिव होगी तो बी सेल क्या करेगी, इस जो भी बैक्टीरिया आएगा उसको वो क्या करेगी, एंटीबॉडी का सिक्रेशन करेगी और एंटीबॉडी जाके बैक्टीरिया को किल करेगी. ओके, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगी. तो ओवरऑल ये है कि जो टी सेल्स की जो हेल्पर टी सेल्स हो रही है वो भी यूज़ आ रही है और बी सेल भी यूज़ आ रही है. ओके, ये भी इफेक्टिव हो रही है. जो यहाँ पे साइटोटॉक्सिक टी सेल्स है वो लेस इफेक्टिव है, लिस्ट इफेक्टिव है. तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर 3. ओके, नाउ विच ऑफ दिस प्रिंसिपल इज नॉट सेंट्रल टू द लॉज एंड द गाइडलाइन ग्रोइंग द यूज ऑफ द एनिमल्स इन रिसर्च. ओके, नाउ तो हम कभी भी कोई रिसर्च करते हैं किसी एनिमल के अंदर तो उसको नेचुरल हैबिटेट के अंदर नहीं रखेंगे. सो पहला ऑप्शन ही आपका गलत हो गया है ना. सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट. नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर डज नॉट मैक्सिमली कंट्रीब्यूट टू द फिडिलिटी ऑफ द डीएनए पॉलीमरेज. तो इसका जो ऑप्शन होता है दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी, जो कहाँ पे होती है 3' to 5'. तो प्रूफ रीडिंग क्या करती है कि कहीं पे एरर तो नहीं है, तो एरर को डिटेक्शन करने के लिए आपका प्रूफ रीडिंग यूज होता है. ओके, नाउ सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट इज द deamination of the bases is the common chemical event that produce spontaneous mutation. Which of the following bases will be formed by the deamination of 5-methyl cytosines? तो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है, पहली बात आती है साइटोसिन का स्ट्रक्चर कैसे होता है. तो साइटोसिन का आपका इस टाइप का होता है. ओके, तो जो साइटोसिन का स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर क्या होता है कि NH2 प्रेजेंट होता है. ओके,
NH2 प्रेजेंट होता है, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे साइटोसिन। ओके, फिर यहाँ पे बोला है 5 मिथाइल, मीन्स 5 नंबर पे कौन सा ग्रुप ऐड है, मिथाइल, तो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, दैट इज द CH3। ओके, नाउ तो यहाँ पे क्या बोल रखा है, हमें क्या कराना है, यहाँ पे डीएमिनेशन मीन्स अमीन ग्रुप है उसको रिमूव करना है, तो रिमूव करते हैं। जब यहाँ पे अमीन ग्रुप रिमूव होता है, ओके, तो आपका स्ट्रक्चर इस टाइप में दिखता है। ओके, जो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये आपका बन गया थाइमिन का स्ट्रक्चर। तो यही पूछा गया है कि जो 5 मिथाइल साइटोसिन का अगर डीएमिनेशन कर देंगे तो कौन सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, सो आपका बनेगा आपका थाइमिन। ओके, नाउ इंसुलिन रिसेप्टर आर, तो जो इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमेशा सेल की सरफेस पे होते हैं। कहाँ पे होते हैं, सेल की सरफेस पे। सेल की तो जो सेल्स होती है वो लीवर, मसल्स या फैट की सेल्स भी हो सकती है। ओके, यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो 2 अल्फा और 2 बीटा यूनिट से बने होते हैं, सब यूनिट से बने होते हैं। ओके, नाउ तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि इंसुलिन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, वो होते हैं आपके बाहर, मीन्स एक्सटेंसिंग प्रोटीन। तो वो कैसे होते हैं, एक्सटेंसिंग प्रोटीन होते हैं। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ इंसुलिन प्रोमोट्स, तो इंसुलिन किसको प्रमोट करता है, तो फर्स्ट चीज जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की जो लेवल है हमारी बॉडी के अंदर उसको क्या करेगा, लो करेगा। ओके, जब ग्लूकोज का लेवल लो हो गया मीन्स ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है तो मीन्स ग्लूकोज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलेंगे तो किसका फॉर्मेशन करेंगे, ग्लाइकोजन का। मीन्स यहाँ पे किसका सिंथेसाइजेशन हो रहा है, ग्लाइकोजन का सिंथेसाइजेशन हो रहा है। ओके, तो ग्लाइकोजन का जो सिंथेसाइजेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लाइकोजीनेसिस। ओके, तो मीन्स ओवरऑल बात ये है कि जो इंसुलिन है आपको किसको प्रमोट कर रहा है, ये आपको प्रमोट कर रहा है ग्लाइकोजीनेसिस को। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ओके, नाउ Rho factor which is responsible for termination of transcriptions does not have a following character. ओके, तो इनमें से रो फैक्टर का कैरेक्टर कौन सा नहीं है, तो पहली चीज़ रो फैक्टर कहाँ पे यूज़ आता है। ओके, मान लो कि ये डीएनए, ओके, जो डीएनए जब आरएनए में कन्वर्ट होता है दैट प्रोसेस नॉन एज द ट्रांसक्रिप्शन। ओके, जब डीएनए से आरएनए बना है ना, एमआरएनए बना। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो डीएनए से आरएनए ये अटैच होता है, ये एच बॉन्ड से अटैच होता है। किससे होता है, एच बॉन्ड से अटैच होता है। अब हमें क्या करना है, इस आरएनए को रिमूव करना है डीएनए से। ओके, ध्यान से सुनना, हमें क्या करना है कि डीएनए से आरएनए बन गया। ओके, हमें इस आरएनए को रिमूव करना है, तो आरएनए को रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस एच बॉन्ड को ब्रेक करना होगा। ओके, तो एच बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए यहाँ पे एक फैक्टर यूज आता है, दैट इज द RH फैक्टर, दैट इज द रो फैक्टर। ओके, जो ये रो फैक्टर होता है ये हेलिकेज एक्टिविटी करता है, मीन्स ये क्या करता है, एच बॉन्ड को ब्रेक करता है। अब ये एच बॉन्ड को ब्रेक कैसे करेगा, इसको एच बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो ये एच बॉन्ड को ब्रेक करने से पहले क्या करेगा, उसको ATP की रिक्वायरमेंट होगी। ATP को क्या करेगा, ATP को ये करेगा कन्वर्ट ADP में, मीन्स यहाँ पे ये यूज़ करेगा ATP को। ओके, जब ATP ADP में कन्वर्ट होगी तभी ये रो एंजाइम ये एच बॉन्डिंग को ब्रेक कर पाएगा। सो ये क्या है, ATP डिपेंडेंट है। कैसा है, ATP पे डिपेंड है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है दैट इज द ATP इंडिपेंडेंट, तो ये ऑप्शन आपका हो गया रॉन्ग। सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ओके, नाउ मेल टू मेल ट्रांसमिशन is the key feature of which of the following pattern of inheritance. ओके, तो आपको पहली चीज़ आपको पता है कि जो मेल होता है उसके अंदर क्या होता है, XY क्रोमोसोम होते हैं, और जो फीमेल होती है उसके अंदर XX क्रोमोसोम होते हैं। ओके, नाउ तो यहाँ पे पूछा गया है कि मेल टू मेल मीन्स यहाँ इसके चाइल्ड के अंदर अगर डिजीज ट्रांसफर हो रही है तो वो कैसी होगी। ओके, किसकी बेसिस पे होगी, तो फर्स्ट चीज कि जो यहाँ से एक्स क्रोमोसोम एक्स और एक्स मिलके क्या बनाएंगे, F फीमेल बनाएंगे। ओके, और इसका एक्स और वाई मिलके मेल का फॉर्मेशन करेंगे। मीन्स जो वाई होता है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है यहाँ पे मेल कैरेक्टर के लिए। ओके, तो और यहाँ पे वाई कैसा डोमिनेंट है, कैसा है वाई डोमिनेंट, तो जो मेल से उसके मेल चाइल्ड में डिजीज आ रही है तो वो एक्स लिंक तो होगी नहीं, क्योंकि
मेल से मेल ओनली वाई का ट्रांसफ़र होता है। फिर आता है ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर सेकंड चीज़ है यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव। रिसेसिव तो होगी ना, अगर वो रिसेसिव हो गई कभी वाई वाई कंडीशन आती है क्या? नहीं। अगर वाई डोमिनेंट है तभी वो अपना कैरेक्टर शो करेगा, वाई वाई तो आएगा ही नहीं कभी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका करेक्ट है। ओके, नाउ कॉन्ट्रेक्टाइल यूनिट ऑफ मसल्स इज द पोर्शन ऑफ मायोफाइब्रिल बिटवीन। तो यहाँ पे आपको पता है कि जो मायोफाइब्रिल होती है वो यहाँ पे इसके बीच में होती है, जेड लाइन के बीच में होती है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन है, तो ये होती है 2 एडजेसेंट जेड लाइन। ओके, सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। ओके, नाउ फैटी एसिड सिंथेसिस एंड द डिग्रेडेशन। तो आपको बता दो जो फैटी एसिड है, ओके, जो फैटी एसिड का सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है? डिग्रेडेशन। तो फैटी एसिड का सिंथेसाइजेशन एंड द डिग्रेडेशन दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। मीन्स आपका जो सिंथेसाइजेशन होगा वो होगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के बारे मीन्स साइटोसोल में होगा। कहाँ पे होगा? साइटोसोल या साइटोप्लाज्म के अंदर। ओके, और जो डिग्रेडेशन होता है वो होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के अंदर। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर है तो क्या होगा? जो इसका जो पाथवे है कहाँ पे होगा? डिफरेंट। ओके, सिंथेसाइजेशन का अलग होता है और डिग्रेडेशन भी अलग जगह होता है। ओके, सिंथेसाइजेशन कहाँ होता है? साइटोसोल के अंदर होता है। डिग्रेडेशन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। सो बोथ आर द डिफरेंट पाथवे। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। नाउ एट आइसोइलेक्ट्रिकल पीएच द चार्ज ऑन द प्रोटीन। तो आइसोइलेक्ट्रिकल जो पीएच होता है वो होता है, नेट चार्ज होता है आपका 0। सो ऑप्शन नंबर 4 is correct. Okay, now what is the role of transport protein in facilitated diffusion? तो पहली चीज़ आती है कि फैसिलिटेड डिफ्यूज़न होता क्या है। तो आपको बता दो ये फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है दैट इज़ द पेसिव ट्रांसपोर्ट। क्या होता है? पेसिव ट्रांसपोर्ट। जो पेसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना, एटीपी का यूज़ नहीं आता। क्यों नहीं आता है? बिकॉज इसकी जो ट्रांसफ़र होता है वो होता है हाई टू लो, है ना, ऊपर से नीचे हाई टू लो होता है। ओके, तो जो पेसिव ट्रांसपोर्टेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के। फर्स्ट होता है डिफ्यूज़न, सेकंड होता है ऑस्मोसिस, थर्ड होता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। जो नॉर्मल डिफ्यूज़न होता है, ओके, जो डिफ्यूज़न होता है वो गैसेस का डिफ्यूज़न होता है, हमेशा गैस का डिफ्यूज़न होगा। ओके, और सेकंड डिफ्यूज़न होगा आपका हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स। किसका? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स या फिर स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल्स। ओके, तो डिफ्यूज़न के अंदर ये होता है। फिर आता है आपका ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस के अंदर लिक्विड का ट्रांसफ़र होता है कहाँ से? हाई टू लो। ओके, फिर आता है फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। तो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न के अंदर आपका एक पर्टिकुलर साइज़ की मॉलिक्यूल का ही ट्रांसफ़र करता है ये, है ना, तो उसको हम बोलते हैं फैसिलिटेड डिफ्यूज़न। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रखा है दे प्रोवाइड द साइट ऑफ एटीपी हाइड्रोलाइज। अब एटीपी का यूज़ ही नहीं आ रहा है तो साइट क्यों प्रोवाइड कराएगा? तो ये ऑप्शन गलत है। दे प्रोवाइड द एनर्जी फॉर डिफ्यूज़न ऑफ सॉल्यूट। एनर्जी की बात ही नहीं आएगी डिफ्यूज़न के लिए, यहाँ पे हम एनर्जी का यूज़ करेंगे ही नहीं बिकॉज ये पेसिव डिफ्यूज़न है। ओके, पेसिव ट्रांसपोर्टेशन है। ओके, थर्ड क्या दे रखा है? दे प्रोवाइड द लो रेजिस्टेंस चैनल फॉर द वाटर मॉलिक्यूल क्रॉस। तो जो फैसिलिटेड डिफ्यूज़न मैंने बोला कि वो एक पर्टिकुलर साइज़ के मॉलिक्यूल का ही ट्रांसफ़र करती है, तो यहाँ पे जो वाटर है वो भी आपका लो अमाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो ये ऑप्शन आपका सही है। फिर फोर्थ भी देख लेते हैं। दे प्रोवाइड द हाइड्रोफोबिक रूट टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। तो हाइड्रोफोबिक रूट्स प्रोवाइड नहीं करेगा, है ना, तो ये हाइड्रोफिलिक रूट प्रोवाइड नहीं करेगा ना, हाइड्रोफिलिक है। ओके, हाइड्रोफिलिक मीन्स यहाँ पे वाटर लविंग मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन ये प्रोवाइड नहीं कराता है। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ टोटली करेक्ट। ओके, तो ये आपकी बात थी कुछ क्वेश्चंस की। तो बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं मैं आपको उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अगर आपको और भी कोई क्वेरीज हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक you so much for watching my video. Bye bye.